हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सेंटर ऑफ मास का सेकेंड पार्ट बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ मास का जो लेक्चर 1 था, हमने वहां पे क्या पढ़ा वो भी मैं आपको रिकेप दे दूंगा। बट अगर आपने वो सेंटर ऑफ मास का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखे, थोड़ा सा देख लीजिएगा, नोट बनाइएगा। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमने डिस्कस किया हुआ था। वो सारे चीजें आप समझ लेना अच्छे से। अगर उसमें भी कुछ डाउट होगा मेरे को फिर से पूछ सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ आए, तो आप एक कमेंट जरूर लिख के छोड़िएगा। तो आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कैसे निकाला जाता है, सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी डिस्कशन होएगा भाई, आप अच्छे से इसको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करना जरूरी है भाई। नोट डाउन करिए, सारे चीजों को अच्छे से समझिए। मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनिए, एनालाइज करिए। मैं सारा चीजों का रीजन आपको बताऊंगा। तो सारा चीजों को जो मैं बोल रहा हूं उसको एनालाइज करिए। उसके बाद उसको थोड़ा रिवीजन करिए। रिवीजन करना जरूरी है भाई। रिवीजन करने से ही हमें सारी चीजें याद रहेगा। एंड बहुत सारे न्यूमेरिकल हम करेंगे। आज हम पूरा का पूरा अच्छे से आपको समझाएंगे, फिर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर, सेंटर ऑफ मास का पार्ट 2 वीडियो। तो ये इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्या। देखो भाई, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास होता क्या है। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास पढ़ा हुआ था। सेंटर ऑफ मास होता क्या है वो पढ़ा था। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े हुए थे। जैसे सेंटर ऑफ मास क्या होता है भाई ना, एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारा का सारा मास है बोल के हमें फील होता है, एक वर्चुअल पॉइंट होता है, ठीक है ना भाई। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हो गया, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स हो गया, 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गया, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गया, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हो गया। सारा चीजें वहां पे मैंने डिटेल में बोला हुआ था। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पढ़ा था, डेंसिटी पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी पढ़ा था। लीनियर मास डेंसिटी होता क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। सरफेस मास डेंसिटी होता क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या क्या होता है। लीनियर मास डेंसिटी किसका होता है, जैसे रॉड का होता है, रिंग का होता है। सरफेस मास डेंसिटी किसका होगा, होलो स्फीयर का होगा। देन आपका सर्कुलर डिस्क का होगा, प्लानर ऑब्जेक्ट्स का होगा, लैमिनर ऑब्जेक्ट्स का होगा। ये सारे चीजें मैंने आपको वहां पे डिस्कस करा हुआ था अच्छे से। फिर मैंने लास्ट को बताया था हाउ टू फाइंड मास इफ डेंसिटी इज गिवन। अगर हमें डेंसिटी दे रखा होगा तो मास कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर भी हम अच्छे से डिस्कशन करे हुए थे। एंड वहां पे कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी किया हुआ था। तो अगर आप ये सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। एंड उसमें से सारे के सारे नोट डाउन करके रखिएगा, फिर रिवीजन करते रहिएगा। आज हम पढ़ेंगे कुछ ये सब। आज हम पहले देखेंगे मोमेंट ऑफ मास क्या है, फिर हम टोटल मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, फिर स्टेप्स देखेंगे कि कौन सा स्टेप्स को हमें फॉलो करने से सेंटर ऑफ मास निकलेगा। एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कैसे निकालेंगे। ये सारे चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छे से ये सब समझिएगा भाई, कुछ भी मत छोड़िएगा। पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा अच्छे से, पेशेंस थोड़ा रखिएगा, सारा चीजें नोट बनाइएगा भाई, पक्का समझ आएगा। तो थोड़ा सा आराम से बैठिए, आराम से ये सारी चीजें समझिए, विथ पेशेंस आराम से सारा चीजें होगा भाई। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चिल होके आराम से बैठिए, पढ़िए भाई, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, पहले चीजें हम पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ मास से शुरू करेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे वहां पे खत्म करेंगे। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सो दैट आपको अप्रोच समझ आएगा। तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। देखो भाई, पहला बात हमें क्या बोला गया, कोई भी बॉडी होगा भाई, कोई भी बॉडी होगा, उसका ना सेंटर ऑफ मास होता है। मैं आपको लास्ट क्लास बोला हर एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। सेंटर ऑफ मास क्या था ना, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन था, मास नहीं था।
सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पोजीशन था जो पोजीशन को अगर हम फोर्स देंगे तो जो बॉडी था वो लिनियर मोशन में जाता था। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वो लिनियर मोशन में जाता था। जो पोजीशन को अगर हम फोर्स देंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में होता था। वो सेंटर ऑफ मास होता था बॉडी का या तो सिस्टम का। तो हमेशा याद रखिए सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जो हमें बताता है कि सारा चीजें जितने भी पार्टिकल्स है बॉडी में वो सबके सब मेरे कंट्रोल में होगा। अगर मैं वहां पे सेंटर ऑफ मास को फोर्स दूंगा तो वो पॉइंट तो जाएगा ही जाएगा, वो सबको लेके जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो वो था सेंटर ऑफ मास। अब हमें क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ मास कहां पे है बॉडी का जानने के लिए हमें क्या करना है, बात समझिएगा। एक नया क्वांटिटी है हमारे पास। क्या क्वांटिटी है भाई ना? देखो भाई, सोचो ये ना मेरे पास एक मास है, सोचो m1 है। सोचो यहां पे और एक मास है m2 है। मैं क्या बोल रहा हूं अच्छे से समझिएगा। मैंने दो मास लिया। अब मैंने आपको बताया हर एक मास का सेंटर ऑफ मास होता है, हर एक का होता है। कोई भी ऐसा नहीं, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसका सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है। तो मेरे को बताइए, ये m1 है, इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा, m2 है, इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो, ध्यान से समझना भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ मास क्या है? मैं बोला एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट को अगर आप फोर्स दोगे तो पूरा का पूरा जो मास है आपके साथ चलेगा। तो दैट इज बेसिकली कंट्रोलिंग पॉइंट है भाई। लाइक ऐसे फील होता है कि अगर हम उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं तो पूरा सिस्टम हमारे कंट्रोल में है। तो दैट वी कैन से कि एक कंट्रोलिंग पॉइंट है जो पूरा मास को कंट्रोल करता है, जो पूरा सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये दिमाग में हम रखते हैं पहले। अब बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको ये बोल रहा हूं अभी कि मेरे पास यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m2 है। मान लो यहाँ पे m1 का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है m1 का। मतलब ये जो पॉइंट को अगर हम फोर्स देंगे, बात समझो, तो अगर वो पॉइंट को अगर हम पकड़ लेते हैं तो m1 का पूरा जितने भी मासेस है, जितने भी पार्टिकल्स है, वो हमारे कंट्रोल में होंगे। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वैसे m2 में भी एक सेंटर ऑफ मास होगा। लेट ये m2 का सेंटर ऑफ मास है, लेट मैंने लेट लिया, ये सेंटर ऑफ मास है m2 का, ये सेंटर ऑफ मास है m1 का, लेट। हाँ, बात समझिएगा। अब हमेशा याद रखेंगे कोई भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। सोचो मेरा सेंटर ऑफ मास, सोचो मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पे है तो फिक्स है भाई, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जो कंट्रोलिंग पॉइंट है वो फिक्स है भाई। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। तो जो m1 का अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो ये फिक्स है, m2 का अगर सेंटर ऑफ मास ये है तो ये फिक्स है। अब मैंने क्या किया, वो सेंटर ऑफ मास कहां पे है जानने के लिए, बस कितना दूरी पे है जानने के लिए, मैं बोल रहा हूं मेरे से कितना दूरी पे है जानने के लिए मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हो भाई? एक्स वाई जेड, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। ध्यान से समझना। उसको और क्या बोलते हैं? रेफरेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं भाई? रेफरेंस सिस्टम। तो मैंने क्या करा, यहां पे एक रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। बात समझिएगा, मैंने यहां पे एक रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, हाँ, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एंड ये मेरा जेड एक्सिस है। ये मेरा जेड एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ध्यान से समझिएगा भाई। जो डाउट होता है आप बिंदास होके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उसी डाउट को क्लियर करने के लिए मैं और एक वीडियो भी बना सकता हूं, कोई टेंशन नहीं है। आप आराम से पढ़िए। जितने भी सारे चीजें जो भी बच्चों को बेसिक चीजें से लाइक समझ नहीं आता कि भाई सर हमें करना क्या है, जो बच्चे दिमाग से पूरा स्ट्रेस ले रहे कि सर हमें कुछ समझ नहीं आया, हम करेंगे क्या, भाई वो सबको भी समझ आएगा। जिनको पता है उनको भी समझ आएगा, जिनको कुछ नहीं पता उनको भी समझ आएगा। तो आराम से बिंदास होके आप पढ़िए। आपका कैसे इंप्रूवमेंट होगा अच्छे से फिजिक्स में, उसको मैं सोच रहा हूं। तो सारा चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा,
यही सब चीजों को आपको नोट डाउन करने हैं। सर ने क्या बोला था उसको सोच के रिवाइज करने हैं, फिर क्वेश्चंस बनाने हैं जो आपको मैं दूंगा। वही सब करिए, बार बार करिए, देखना फिजिक्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगा भाई, टेंशन मत लो यार, पक्का होगा। देखो तो ये मेरा एक्स एक्सिस है भाई, ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा जेड एक्सिस है। अब ध्यान से समझिएगा, मैं अभी क्या बोला, हर एक मास का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास पता है, m1 का सेंटर ऑफ मास है एक, मैंने लेट लिया, ध्यान से समझिएगा, m2 का एक सेंटर ऑफ मास है। मुझे क्या करने हैं, ध्यान से समझना, ये सेंटर ऑफ मास m1 का ओरिजिन मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने हैं। क्या लेने हैं भाई, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जो हम बोलते हैं ना ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, वैसा एक सिस्टम लेना है, रेफरेंस सिस्टम और कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने हैं। लेके करने क्या है, हमें देखना है भाई, समझना, हमें देखना है ये जो m1 का सेंटर ऑफ मास है ये ओरिजिन से कितना दूरी पे है। देखो ये जो मेरा डिस्टेंस है ना, ये मेरे को निकालना है। ये देखो ये जो है ये मेरे को निकालना है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये मेरे को निकालना है। वैसे ये भी निकालने हैं। देखो ये मेरे को निकालने हैं। अब बात समझिएगा, m1 का सेंटर ऑफ मास ये ओरिजिन, ये रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से इतना दूरी पे है। याद करिए हमने स्केलर वेक्टर में एक पोजीशन वेक्टर पढ़ा था। पोजीशन वेक्टर क्या था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पोजीशन वेक्टर के तरह काम करता है, वेक्टर की तरह होता है, जिसका डायरेक्शन ओरिजिन से पॉइंट की तरफ होता है। बात समझिएगा, सोचो ये जो पॉइंट है, ये जो m1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो है हमारा x1 y1 z1, ये कोऑर्डिनेट है। समझ रहे हो मेरा भाई मेरा बात, जैसे x, ये जो पॉइंट है ना, इसका x कोऑर्डिनेट है x1, y कोऑर्डिनेट है y1, z कोऑर्डिनेट है z1। वैसे इसका क्या है ना, x कोऑर्डिनेट है x2, y कोऑर्डिनेट है y2, z कोऑर्डिनेट है z2। ध्यान से समझिएगा, अब हमें बोला कि ये जो पोजीशन है m1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक पोजीशन है, ओरिजिन के हिसाब से कितना दूरी पे है ना, r1, ये ना r1 पोजीशन वेक्टर है। वैसे ये क्या है मेरा r2। हमेशा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कहां से कहां, ओरिजिन से पोजीशन के तरफ। याद रखिएगा भाई ये सारी चीजें। पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं, पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो ये जो m1 का सेंटर ऑफ मास x1 y1 z1 है, ये पोजीशन पे m1 का सेंटर ऑफ मास है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो, ये पोजीशन जो है इस ओरिजिन के हिसाब से x1 y1 z1 है, एंड वो पोजीशन ही हमारा, बात समझो, वही पोजीशन ही हमारा m1 का सेंटर ऑफ मास है। वैसे m2 का सेंटर ऑफ मास कौन है, x2 y2 z2। अब मेरे को बताइए, इसका जो मैं निकालूंगा r1 एक पोजीशन वेक्टर है, r2 एक पोजीशन वेक्टर है। ध्यान से समझिएगा, तो मैंने r1 क्या लिखा ना, r1 क्या लिखा ना, x1 i के, y1 j के, z1 k के। वैसे r2 क्या लिखूंगा ना, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। ये मेरा पोजीशन वेक्टर्स है। बात समझो, x1 y1 z1 क्या है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पे x1 y1 z1 ये जो पोजीशन है ये क्या है ना, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। बात समझिएगा, कोऑर्डिनेट्स किसका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास of the mass m1, of the mass m1, the coordinates of the position of, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देंगे, position of the center of mass of, position of the center of mass of the mass m1। वैसे मेरा x2 y2 z2 क्या होगा भाई, x2 y2 z2 क्या होगा ना, the coordinates of the position of
पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द मास M2। तुम पहले ये दिमाग में रखो, ये किसके हिसाब से ना, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओ, ओरिजिन। ओ क्या है हमारा, ओ इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओ इज द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब ओरिजिन के हिसाब से ये x1 y1 z1, अगर ये ओरिजिन चेंज हो जाएगा तो ये फिक्स रहेगा, बट ये वैल्यू चेंज हो जाएगा। मेरा सेंटर ऑफ मास यहां पे ही रहेगा, बट अगर मेरा ओरिजिन चेंज हो जाएगा, ओरिजिन थोड़ा दूर चला जाएगा, तो एक्स एक्सिस का वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू, जेड एक्सिस का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। मेरा वो बोलने का मतलब है, समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो ये पहले आप दिमाग में रखिए कि ये जो R1 है ये क्या है ना, M1 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। समझ रहे हो भाई मेरा बात। तो यहां पे R1 क्या है भाई, R1 क्या है, ये R1 क्या है भाई ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ M1। वैसे R2 क्या है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ M2। इसको पहले याद रखिए। अब हमारा आता है नया चीज, मोमेंट ऑफ मास। बात समझिएगा, मोमेंट ऑफ मास क्या है पहले समझ लो, फिर आपको पता चल जाएगा सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है भाई, देखो ना भाई, मोमेंट ऑफ मास क्या है ध्यान से समझिएगा भाई। इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, देखो ना, मोमेंट ऑफ मास होता क्या है भाई, देखो मोमेंट ऑफ मास क्या है, देखो भाई, किसी भी मास का अगर आपको मोमेंट ऑफ मास पूछेगा, मोमेंट ऑफ मास किसका भी पूछेगा, तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस। बात समझिएगा, मोमेंट ऑफ मास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द डिस्टेंस from the origin of the coordinate system to the center of mass of the mass। समझिए ये क्या होता है भाई ना, प्रोडक्ट ऑफ, बात समझिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन center of mass to the origin of coordinate system। COS मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद रख लीजिएगा। जहां पे भी मैं COS लिखूंगा आप समझ लेना ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना भाई, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। समझ रहे भाई मेरा बात, COS लिख देने से आप समझ लेना कोऑर्डिनेट सिस्टम, COM लिखने से आप समझ लेना सेंटर ऑफ मास। तो मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए जो मोमेंट ऑफ मास है किसी का भी आप लाइए, मोमेंट ऑफ मास मैं क्या बोल रहा हूं समझिए, मोमेंट ऑफ मास एक रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से आता है। मोमेंट ऑफ मास ऐसे ही नहीं आता, मोमेंट ऑफ मास एक रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से आता है भाई, समझ लो, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से आता है। तो मेरा मोमेंट ऑफ मास कहां पे है कैसे पता चलेगा, मेरे को पहले एक रेफरेंस सिस्टम लेना पड़ेगा जो बोलेगा कि मेरा सेंटर ऑफ मास कहां पे है। सुनो मेरा बात, मोमेंट ऑफ मास एक ऐसा क्वांटिटी है जो एक रेफरेंस सिस्टम के हिसाब से आता है। देखो अगर आप यहां पे ऐसे XYZ कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं लेंगे तो मोमेंट ऑफ मास नहीं निकलेगा। तो मोमेंट ऑफ मास निकालने के लिए हमें मास इनटू डिस्टेंस लेने पड़ेंगे। कौन सा डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से कहां तक होगा, ओरिजिन तक, सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक। देखो सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक कौन है, R1, इसका सेंटर ऑफ मास से, M2 का सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक कौन है, R2। भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमेशा जब भी आपको मोमेंट ऑफ मास निकालने हैं
वी हैव टू थिंक लाइक कि मोमेंट ऑफ मास क्या है, मास इनटू द डिस्टेंस, कहां से कहां, वो याद रखिए, डिस्टेंस कहां से कहां, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी तक। भाई क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अभी मेरे को बताइए, मैं अगर यहां पे लिखूंगा मोमेंट ऑफ मास का फॉर्मूला, क्या मिलेगा मुझे? मोमेंट ऑफ मास का वैल्यू लिखूंगा, क्या मिलेगा मुझे ना? मुझे मिलेगा मास इनटू डिस्टेंस, कहां से कहां, डिस्टेंस बिटवीन origin of coordinate system and center of mass of the body। अरे भाई समझ पा रहे हो मेरा बात? ये फॉर्मूला पहले दिमाग में रखिए, ये फॉर्मूला दिमाग में रहेगा तो सेंटर ऑफ मास के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। पहले ये दिमाग में रखिए, ये फॉर्मूला भाई, ये फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे पहले। भाई कुछ दिमाग में रख रहे हैं। मोमेंट ऑफ मास क्या है? मोमेंट ऑफ मास क्या है ना? मोमेंट ऑफ मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कहां से कहां डिस्टेंस? ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस। समझ रहे भाई मेरा बात? ये आपको याद रखना है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ये आपको याद रखना है। अभी मेरे को बताइए, अगर मैं गिवन डायग्राम से मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1, मैं निकालूंगा मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2, तो क्या होगा भाई बताइए? m1 का मोमेंट ऑफ मास क्या होगा? m1 का मोमेंट ऑफ मास क्या होगा? मैं क्या बोला? मोमेंट ऑफ मास क्या है? मास, जिसका मोमेंट ऑफ मास निकालोगे वही मास इनटू डिस्टेंस, कहां से कहां? सेंटर ऑफ मास से लेके ओरिजिन तक। अब मेरे को बताइए, मैं m1 का मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा तो m1 लूंगा, मास लूंगा, इनटू ये डिस्टेंस लूंगा, हाँ कि ना? मास लूंगा इनटू ये डिस्टेंस लूंगा। m2 का निकालूंगा तो मास m2 लूंगा इनटू ये डिस्टेंस लूंगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहां पे क्या लिखेंगे बताइए? m1 इंटू r1, यहां पे क्या लिखेंगे? m2 इंटू r2। अरे भाई समझ पा रहे हो कि नहीं मेरा बात? हाँ कि ना बताइए भाई, हाँ कि ना बताइए? कुछ दिमाग में आ रहा है? मतलब अगर आपको मोमेंट ऑफ मास पता है, अगर आपको किसी का भी मोमेंट ऑफ मास पता होगा तो आप वहां से सेंटर ऑफ मास ला सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। अगर आपको मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 पता होगा, ये पता होगा, तो अभी r1 क्या है रे? r1 क्या है रे? मेरे को बताइए, r1 क्या था? यहां पे r1 क्या था रे? r1 r2 ये सब क्या था? थोड़ा सा देखो इधर, r1 r2 ये सब क्या था? देखो इधर, r1 r2 क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ द मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। r1 क्या है? पोजीशन वेक्टर है, किसका है? सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है। तो अगर आपको r1 पता चल जाएगा, तो आपको सेंटर ऑफ मास पता है कि नहीं रे? तो मैं बोल रहा हूं, आपके पास मोमेंट ऑफ मास एक नया क्वांटिटी है जो बता रहा है ना। मोमेंट ऑफ मास क्या है? मोमेंट ऑफ मास इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ मास पता होगा, बात समझिए, अगर आपको मोमेंट ऑफ मास पता होगा तो आप मास इनटू जो सेंटर डिस्टेंस निकालेंगे, वो डिस्टेंस अगर आपको मिल जाएगा तो वही डिस्टेंस आपका सेंटर ऑफ मास बताएगा। समझ रहे हो मेरा बात? अगर मुझे सोचो, मुझे m1 पता है, मुझे r1 नहीं पता, बट मुझे मोमेंट ऑफ मास पता होगा तो r1 निकलेगा कि नहीं रे? तो वही मैं बोल रहा हूं। अभी यहां पे देखो, अभी अगर आपको ये वाला पता होगा, मोमेंट ऑफ मास पता होगा m1 का, m1 पता होगा तो r1 निकलेगा कि नहीं रे? मैं वही बोल रहा हूं। एंड r1 क्या था हमारा? पोजीशन वेक्टर, किसका? ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। तो अगर r1 आ जाएगा तो पोजीशन वेक्टर m1 का, सेंटर ऑफ मास का। समझ आ रहा है भाई मेरा बात?
मैं वही चीज बोल रहा हूं। तो मुझे बताइए अभी, अगर मुझे कोई बोलेगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे कोई बोलेगा मैं मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 along x एक्सिस निकालूंगा, along x एक्सिस निकालूंगा, मैं पूरा नहीं निकालूंगा। सुनो, मोमेंट ऑफ मास आपको यह बताएगा कि बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एग्जैक्टली ओरिजिन से कितना पोजीशन में है, कितना दूरी पे है। दिमाग में रखिए, मैं आपको यह बोल रहा हूं, मोमेंट ऑफ मास आपको यह बताएगा कि एक बॉडी का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम से कितना दूरी पे है। वो कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है? तो मैं अभी बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 से क्या पता चल रहा है कि जो m1 का सेंटर ऑफ मास है ओरिजिन से r1 डिस्टेंस में है। मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 से क्या पता चल रहा है ना, जो m2 का सेंटर ऑफ मास है वो r2 डिस्टेंस में है। कहां से? ओरिजिन से। अब मैं बोल रहा हूं मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 along x एक्सिस, क्या लिखेंगे ना, m1 इनटू द डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां, द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी along x एक्सिस। मुझे x एक्सिस का मोमेंट ऑफ मास पूछा है तो मैं x एक्सिस का डिस्टेंस लूंगा। मुझे y एक्सिस में मोमेंट ऑफ मास पूछेगा तो मैं y एक्सिस का डिस्टेंस लूंगा। मुझे z एक्सिस में मोमेंट ऑफ मास पूछेगा तो मैं z एक्सिस का डिस्टेंस लूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं भाई मेरा बात? तो मुझे बताइए क्या लिख दूंगा मैं ना, मोमेंट ऑफ ऑफ m1 along x एक्सिस, क्या लिखेंगे ना, m1 इंटू x1। भाई समझ पा रहे हो x1 क्यों लिया? क्योंकि m1 का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना दूरी पे है। थोड़ा सा देखिए, मैं बोल रहा हूं आपको m1 का सेंटर ऑफ मास x1 y1 z1, मतलब x1 मतलब क्या है, ओरिजिन से x एक्सिस में x1 डिस्टेंस है, ओरिजिन से y एक्सिस में y1 डिस्टेंस है, z एक्सिस में z1 है। तो जब मेरे को मोमेंट ऑफ मास अलोंग x एक्सिस पूछेगा मैं x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूंगा। मुझे y एक्सिस का मोमेंट ऑफ मास पूछने से y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूंगा। z एक्सिस का मोमेंट ऑफ मास पूछने से z कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करूंगा। समझ आ रहा है भाई मेरा बात? अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा। तो यहां पे क्या लिखा, m1 x1। अब मुझे बताइए मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 along y एक्सिस क्या लिखेंगे, along y एक्सिस क्या लिखेंगे भाई, along y एक्सिस क्या लिखेंगे, m1 y1। मैं अगर मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 along z एक्सिस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m1 z1। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए, हाँ ना, हाँ। अब मैं अगर लिखूंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं लिखूंगा मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 along x एक्सिस, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 along x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे ना, मोमेंट ऑफ मास m2 along x एक्सिस क्या लिखेंगे भाई ना, m2 इंटू x2। m2 का जो मास है वो ओरिजिन से कितना दूरी पे है वो देखेंगे भाई। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 along x एक्सिस, तो m2 जो मास होगा o एंड m2 का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना दूरी पे है। तो m2 का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना दूरी में है, देख लो। m2 का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना दूरी में है, x2। y एक्सिस में कितना दूरी में है, y2। z एक्सिस में कितना दूरी पे है, z2। कहां से? ओरिजिन से। वही लेने हैं हमें। तो अभी मैंने क्या कर दिया देख लो। अरे भाई समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? अब मेरे को बताइए मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2
अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा m2 इंटू y2। वैसे ही मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 अलोंग z एक्सिस कितना हो जाएगा भाई ना m2 इंटू z2। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? अब मुझे बताइए मैं अगर बोलूंगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं अगर बोलूंगा मैं ये जो वैल्यू है यहां पे मैं क्या करता, यहां पे मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 मैं m1 लिखता। r1 का क्या वैल्यू था, r1 r2 का वैल्यू देख लीजिए एक बार। r1 r2 का वैल्यू, r1 का वैल्यू r2 का वैल्यू देख लीजिए एक बार। r1 पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 का, r2 पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास ऑफ m2 का। ये वैल्यू मैं डाल देता हूं यहां पे, देखो यहां पे डाल देता हूं तो क्या हो जाएगा ना x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। वैसे यहां पे क्या लिख देंगे ना m2 x2 i के y2 j के z2 k के। अब मैं m1 को अगर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा m1 x1 i के m1 y1 j के m1 z1 k के पैसे रहेगा भाई, इसमें भी रहेगा। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो समझे कि नहीं बताइए। अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ मास पूछेगा निकाल सकते हो। अगर आपको बोलेगा मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 निकालो, x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस कुछ नहीं बोला तो आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हैं सर। कैसे ना, पोजीशन वेक्टर निकालोगे m1 का, m1 इंटू पोजीशन वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर आपको बोलेगा मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 अलोंग x एक्सिस निकालो, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करने हैं। अरे भाई समझ रहे हो? मोमेंट ऑफ मास अलोंग y एक्सिस पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ y कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करने हैं। z एक्सिस का पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ z एक्सिस का कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करने हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आ रहा है भाई? तो ये मेरा हो गया मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अरे भाई समझ आ रहा है? इसको थोड़ा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए सो दैट हमें नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो समझ आएगा। इसको अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई। हाँ ले लिए, देखिएगा नेक्स्ट पार्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। मोमेंट ऑफ मास कैसे निकालेंगे वो हमें आना चाहिए भाई। मोमेंट ऑफ मास निकालना आ गया मतलब हमारा मोस्ट ऑफ द पोर्शन हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी अगर मैं यहां से निकालूंगा टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 तो मैं सबको मिलाऊंगा। m1 x1 along x एक्सिस मतलब i कैप, समझ रहे हो? along y एक्सिस j कैप, along z एक्सिस k कैप, वो सब यूनिट वेक्टर्स है, डायरेक्शन देता है x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस का। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे, हमें m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, ध्यान से समझना। हमें सोचो ये ना हमारा m1 है भाई, ये हमारा m1 है, ये ना भाई हमारा m2 है, ये हमारा m2 है। ये m1 का सेंटर ऑफ मास है, ये m2 का सेंटर ऑफ मास है। हमें m1 का एंड m2 का सेंटर ऑफ मास पता है। ये हमारा ओरिजिन है, ये z एक्सिस ओरिजिन, ये मेरा y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस। हमें m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है x2 y2 z2। ये हमारा x1 y1 z1। ये सेंटर ऑफ मास है m1 का, ये सेंटर ऑफ मास है m2 का। हमें अभी बोल रहा है वो कि आपको m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, m2 का सेंटर ऑफ मास पता है। आप हमें ये बताइए m1 m2 जो सिस्टम है, सिस्टम में दो मास है ना, एक m1 है एक m2 है। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको m1 का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पता है, m2 का सेंटर ऑफ मास पता है अलग अलग, m1 का अलग पता है m2 का अलग पता है। वो बोल रहा है आपको सिस्टम में m1 है m2 है, कहीं पे m3 भी होगा कहीं पे m4 भी होगा। वो आपको बोल रहा है पूरा सिस्टम में m1 m2 जो मिलके है वो पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास निकालो।
सेंटर ऑफ मास निकालो। क्या निकालो? सेंटर ऑफ मास निकालो। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा। मुझे बोल रहा है ये m1 है, ये m2 है। m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, m2 का सेंटर ऑफ मास भी पता है। वो हमें बोल रहा है m1 m2 जो सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालिए, जो कि हमें नहीं मालूम, वो हमें मालूम करने हैं। m1 प्लस m2 का सेंटर ऑफ मास कहां पे है वो हमें पता करने हैं भाई, वो हमें नहीं पता। समझ रहे हो भाई मेरा बात? तो कैसे पता करें? ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखो भाई, हमें ये पता है r1 क्या है यहां पे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1। क्या लिखेंगे? x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। r2 क्या है ना, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है किसका? सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, सेंटर ऑफ मास ऑफ m2। हमें m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, m1 का कंट्रोलिंग पॉइंट पता है। हमें पता है कि m1 को कौन सा पॉइंट को पकड़ने से m1 पूरा हमारे साथ चलेगा। हमें पता है m2 का कौन सा पॉइंट को पकड़ने से m2 हमारे साथ पूरा चलेगा। हमें अभी यह पता करने हैं ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको पकड़ने से m1 m2 दोनों मिलके हमारे कंट्रोल में होंगे, दोनों एक साथ हमारे कंट्रोल में है। समझ रहे हो मेरा बात? मैं बोल रहा हूं m1 का एक हमें ऐसा पॉइंट पता है जिसको पकड़ने से m1 पूरा हमारे साथ चलेगा। m2 का भी वो पॉइंट पता है हमें जो सेंटर ऑफ मास है। हमें m1 का सेंटर ऑफ मास पता है, m2 का पता है, बट हमें यह पता करने हैं m1 m2 जो सिस्टम है उस सिस्टम का ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको हम पकड़ने से पूरा का पूरा m1 प्लस m2 दोनों एक साथ हमारे साथ चलने लगेगा, वो हमें पता करना है। अरे भाई समझ रहे हो मेरा बात? तो हमने बोला ध्यान से समझा, हमने बोला लेट दैट पॉइंट बी। हमने ऐसे बोला कि लेट वो पॉइंट है हमारा, ये हमें नहीं पता, हमें पता है कि हमें नहीं पता m1 एंड m2 का कंट्रोलिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तुम बोलोगे सर बॉडी से बाहर है। मैं बोला था आपको सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी रहेगा, बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है, बॉडी के अंदर भी रह सकता है। ध्यान से समझना। अब अच्छे से मेरा बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला लेट, यहां पे हमें एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ढूंढने हैं, हमें एक वर्चुअल पॉइंट ढूंढने, हमें एक इमेजिनरी पॉइंट ढूंढने हैं जो पॉइंट पे हमें लगेगा कि m1 m2 दोनों मिलके उसी जगह पे है, बट एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में m1 यहां पे है, एक्चुअली में m2 यहां पे है। हमें एक हाइपोथेटिकल पॉइंट ढूंढने हैं जो हम बोलेंगे कि m1 m2 मिलके यहां पे है बोल के, बट एक्चुअली में वहां पे नहीं होंगे। एक्चुअली में m1 यहां पे है, m2 यहां पे है, एक्चुअली में यहां पे है भाई। हमें एक इमेजिनरी पॉइंट ढूंढने, बोलने कि m1 m2 मिलके यहां पे है बोल के हम बोलेंगे, दैट विल बी लाइक प्योरली इमेजिनरी होगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ? वहां पे टोटल मास नहीं होता है, वो एक पोजीशन होता है जो कंट्रोलिंग पॉइंट कहलाता है। कंट्रोलिंग पॉइंट मतलब अगर उसी पॉइंट को अगर हम पकड़ लेते हैं तो दोनों मास हमारे कंट्रोल में रहेगा बोल के हम बोल लेंगे। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो मेरे को ये बताइए लेट ये मेरा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो मैं इसको क्या लिखूंगा। मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता ये कहां पे है, मुझे नहीं पता, मुझे वो निकालने, कैसे निकालेंगे देखिए। मैंने क्या करा, बात समझिएगा। मेरे को पता है मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 क्या है, m1 r1। मुझे पता है मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 क्या है ना, m2 इंटू r2। सुनो, मुझे मोमेंट ऑफ मास से क्या पता चलता है? मोमेंट ऑफ मास से यह पता चलता है कि ओरिजिन से वो कंट्रोलिंग पॉइंट कितने दूरी में है बोल के मुझे पता चलता है। तो मैं अभी मैंने क्या किया, यह पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास निकाला।
मैं क्या किया समझो, मेरे पास मैं क्या किया, मैं अभी देखो जैसे मैं अभी मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 निकाला, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2 निकाला, मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालूंगा, पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास निकालूंगा। पूरा सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास में क्या होगा, मोमेंट ऑफ मास जितने मासेस होंगे वो सबका मोमेंट ऑफ मास को ऐड कर दो, पूरा सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ मास आ जाएगा। मैं क्या बोला, जब आपको टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालने होंगे, आपको टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालने होंगे, आप क्या करेंगे, पूरा सिस्टम में जितने इंडिविजुअल मासेस होंगे वो सभी का मोमेंट ऑफ मास निकाल लेना, सबको ऐड कर देना, जो आएगा वो आपका हो जाएगा क्या ना, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। समझ आ रहा है भाई मेरा बात। मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम लाने, मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ मास, मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के लिए मैं क्या करूंगा ना, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मासेस, मोमेंट ऑफ मासेस, हाँ कि ना, मतलब मैं यहां पे क्या करूंगा ना, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 प्लस मोमेंट ऑफ मास ऑफ m2। अब मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 क्या है, देखो अच्छे से, मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 क्या है ना, m1 इनटू डिस्टेंस, कहां से कहां, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 तक। मैं क्या बोल रहा हूं समझिएगा, मैं यहां पे क्या बोला, ये क्या होगा m1 इंटू डिस्टेंस, कहां से कहां, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हाँ, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 प्लस m2 इंटू कहां से कहा, अगेन कहां से कहा, m2 इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन of the coordinate system to the center of mass of m2, origin of coordinate system to the center of mass of m2। अगर m3 होता तो m3 इंटू फिर से वही लिखते, m4 होता वही लिखते। अरे समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, मतलब अभी हमें वो बोल रहा, ध्यान से समझो, अभी हमें वो बोल रहा है कि टोटल मोमेंट ऑफ मास अगर आपको निकालना है सिस्टम का, तो आपको इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मासेस को ऐड कर देने। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझो, टोटल मोमेंट ऑफ मास, जैसे मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 इंटू डिस्टेंस है, वैसे टोटल मोमेंट ऑफ मास के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मैंने यहां पे क्या लिखा, टोटल, ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ मास है भाई, ठीक है, ये मेरा टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है। अब ध्यान से समझिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, थोड़ा अच्छे से समझिएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू, थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं। मोमेंट ऑफ मास क्या बोला था मैं, आप जिसका मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे उसका मास इनटू डिस्टेंस लेंगे, कहां से कहां, जिसका मोमेंट ऑफ मास निकालेंगे उसका मास इनटू डिस्टेंस, कहां से कहां, ओरिजिन से उसी मास का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, ओरिजिन से उसी मास का सेंटर ऑफ मास कहां पे है। मैं आपको बार बार बोला कि जो मोमेंट ऑफ मास होता है वो दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिन से लेके इनटू द डिस्टेंस
इंटू द डिस्टेंस, कहां से कहां, ओरिजिन से लेके सेंटर ऑफ मास कहां पे है। अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मोमेंट ऑफ मास ऑफ m1 लिखा m1 इंटू r1, तो r1 क्या है, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 तक का डिस्टेंस। वैसे मैं लिख सकता हूं टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू टोटल मास into the distance between center of mass of the total mass, हाँ कि ना, total mass and origin of coordinate system, हाँ कि ना रे भाई, हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए। क्या मैं इसे लिख सकता हूं भाई, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ये मैं लिख सकता हूं कि बताइए। मैं बोला मोमेंट ऑफ मास किसी का भी निकालने होंगे तो हम क्या करेंगे, उसका मास इंटू डिस्टेंस ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास तक। मुझे अगर टोटल मोमेंट ऑफ मास निकालने होंगे मैं क्या करूंगा, टोटल मास इंटू ओरिजिन से टोटल मास का सेंटर ऑफ मास कहां पे है, वो मैं लिख सकता हूं। हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना बताइए। तो मैं अभी देखो, जब मैं टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम निकालूंगा, मैं टोटल मास लूंगा, यहां पे टोटल मास कितना है, 2 है ना, तो m1 प्लस m2। मतलब मैं ये जानना चाहता हूं कि m1 प्लस m2 मिलके कहां पे है, वो कौन सा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे m1 m2 मिलके है। तो ये मेरा इमेजिनरी पॉइंट है जहां पे m1 m2 मिलके है। इमेजिनरी पॉइंट है, एक्चुअली में नहीं है। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात, दैट इज m1 प्लस m2। ये जो मेरा सिस्टम है, अभी ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे ये दोनों मास का कंट्रोलिंग पॉइंट है। अरे भाई समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, अब मेरे को बताइए। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं, यहां पे क्या लिख सकता हूं ना, टोटल मास कहां पे है, टोटल मास कहां पे है, टोटल मास का सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक डिस्टेंस, उसको हमने लिया, ये जो डिस्टेंस है ना भाई, ये जो डिस्टेंस है इसको हमने लिया आर सेंटर ऑफ मास। क्या लिया, आर सेंटर ऑफ मास। आर सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है, आर सेंटर ऑफ मास मतलब द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल मास। भाई समझ रहे हो मेरा बात। तो इसको हम क्या नाम, इसका पोजीशन क्या लेंगे ना, इसका पोजीशन लेते हैं एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर ऑफ मास। याद रखिए, जैसे m1 का सेंटर ऑफ मास कहां पे, x1 y1 z1, m2 का x2 y2 z2, टोटल मास x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास। तो r सेंटर ऑफ मास क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम टू द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। r सेंटर ऑफ मास, जैसे r1 क्या था, ये r1 क्या था भाई, ये r1 क्या था, ये मेरा r1 था कि नहीं, ध्यान से समझिएगा, ये मेरा r1 था, हाँ, ये मेरा था r2, ये मेरा था r2, ये मेरा था r1। तो r1 क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ m1 टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे r सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम टोटल मास ऑफ द सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम टू ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये फॉर्मूला, ये वाला देखिएगा, ये थोड़ा सा याद रखेंगे एंड ये फॉर्मूला याद रखेंगे जो अभी मैं लिखा हूं। भाई क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ना बताइएगा, भाई जरूर बताइएगा हाँ कि ना। नहीं समझ पाएंगे ना भाई, फिर से बताइएगा, मेरे को कोई इशू नहीं। तो बताइए टोटल मास इनटू, टोटल मास कहां से है ना, द डिस्टेंस बिटवीन, मैं इसीलिए बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं सो दैट आपका दिमाग में बैठे ये सारा चीजें। तो द डिस्टेंस बिटवीन, कहां से कहां, बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द टोटल मास टू द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम इक्वल्स टू m1 इंटू r1, m2 इंटू r2।
तो मैं क्या लिखूंगा, टोटल मास m टोटल इंटू r सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2। अरे भाई समझ रहे हो भाई मेरा बात, इक्वेशन 1। हाँ कि ना बताइए, हाँ कि ना भाई बताइए। तो अगर मैं अभी देखो, मुझे m1 r1 पता होगा, m2 r2 पता होगा, टोटल मास तो पता ही है, तो r सेंटर ऑफ मास निकलेगा कि नहीं? समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? मुझे ये फॉर्मूला याद रखने हैं, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मासेस। ये फॉर्मूला मुझे याद रखने, पहले बताइए ये फॉर्मूला याद रहा कि नहीं? अरे भाई क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, हाँ कि ना? टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास इनटू टोटल मास का सेंटर ऑफ मास से ओरिजिन तक का डिस्टेंस इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मासेस, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 प्लस m3 इंटू r3 प्लस m4 इंटू r4, ऐसे चलेगा। हाँ कि ना बताइए? हाँ सर। अब मुझे बोलेगा r सेंटर ऑफ मास निकालो, तो मैं क्या करूंगा? तो यहां से r सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ना, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m टोटल। ये फॉर्मूला है हमारा, इक्वेशन 2। अभी आप ये r सेंटर ऑफ मास निकाल दोगे तो आपको सेंटर ऑफ मास कंट्रोलिंग पॉइंट कहां पे पूरा सिस्टम का पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है देखिएगा, जैसे मैंने r सेंटर ऑफ मास निकाला, बात समझो, मैं क्या करूंगा थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से याद करिए, अच्छे से देखिएगा। मैं लिखूंगा टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम along x एक्सिस। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस along x एक्सिस। समझ लो भाई मेरा बात? अगर मुझे बोलेगा खाली x एक्सिस में मोमेंट ऑफ मासेस निकालिए, तो मैं क्या करूंगा, टोटल मास का सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना दूरी पे है, जैसे हम along x एक्सिस से m1 का निकाले थे, m2 का निकाले थे, समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो यहां पे क्या लिखेंगे ना, m टोटल इंटू x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2। चलेगा ऐसे जितना होगा? तो बताइए, तो x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा ना, x सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, x कॉम कितना हो जाएगा ना, m1 x1 m2 x2 बाई टोटल मास मतलब m टोटल कितना है अभी, m1 प्लस m2। अरे हाँ कि ना, m टोटल मतलब जितना मास होगा रे भाई, m1 प्लस m2 और मास से तो और लेंगे। अरे क्लियर है भाई मेरा बात? अभी मुझे बताइए, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम एलोंग y एक्सिस पूछता, मुझे एलोंग y एक्सिस पूछता, तो मैं सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास एलोंग किधर करता, y एक्सिस करता। उससे मुझे फॉर्मूला क्या मिलता ना, m टोटल y सेंटर ऑफ मास m1 y1 m2 y2। तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 y1 m2 y2 बाई m टोटल। अरे भाई समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? m टोटल मतलब जितने मासेस होंगे, अभी यहां पे 2 मास है तो m1 प्लस m2 लिखेंगे। वैसे along z एक्सिस होता तो क्या लिख देते ना, z सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 z1 m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2।
अरे एम टोटल मतलब m1 प्लस m2 ना, हाँ कि ना, लिख दिया मैंने। अब बताइए क्या फॉर्मूला समझ आया, कैसे आपको लाने हैं, समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से समझो। आप हमेशा x कम, y कम, z कम लाएंगे, x सेंटर ऑफ मास लाएंगे, y सेंटर ऑफ मास लाएंगे, z सेंटर ऑफ मास लाएंगे, फिर जाके बात समझो। यहां पे जैसे आपने लिखा था, याद करिए, यहां पे आपने क्या लिखा था, जैसे देखो मेरे को यहां पे m1 का x1 y1 z1 दिया तो मैं r1 लिखा, r2 लिखा, वैसे मैं r सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा, r सेंटर ऑफ मास क्या लिखूंगा ना, x सेंटर ऑफ मास i के, y सेंटर ऑफ मास j के, z सेंटर ऑफ मास k के। मैं x कम निकालूंगा, y कम निकालूंगा, z कम निकालूंगा, फिर यहां पे डालूंगा अगर मुझे बोला है तो, नहीं तो मैं x कम, y कम, z कम निकाल के मैं ऐसे लिख दूंगा, x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास, z सेंटर ऑफ मास, ये मेरा सेंटर ऑफ मास है बोल के मैं वैल्यू लाके रख दूंगा ऐसे। पहले आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे आया समझिए पहले भाई। देखो मोमेंट ऑफ मास निकालते निकालते फॉर्मूला कैसे आया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो ये याद रखिएगा, टोटल मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ मासेस। डिस्टेंस कहां से कहां, टोटल मास से, टोटल मास का कंट्रोलिंग पॉइंट कहां पे है, ओरिजिन से, ओरिजिन से कहां पे है। क्लियर है मेरा बात, है कि ना। अभी इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट कैसे फॉर्मूला आया देखिए, टोटल मास इनटू डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास से टोटल मास का सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2, तो r सेंटर ऑफ मास आ गया। अगर मैं x एक्सिस में लूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला आएगा, हाँ कि ना, x एक्सिस में लूंगा ये फॉर्मूला आएगा, y एक्सिस में ये आएगा, z एक्सिस में ये आएगा। क्लियर है भाई मेरा बात, हाँ कि ना बताइए, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे, देखिए अब आपको पता चल गया मोमेंट ऑफ मास क्या है, हाउ टू फाइंड टोटल मोमेंट ऑफ मास पता चल गया, हाँ कि ना, पता चल गया, ये भी पता चल गया। हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम पता चल गया, हाँ कि ना, कैसे निकालेंगे पता चल गया। अभी स्टेप्स पढ़ेंगे, स्टेप्स कैसे, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। देखो भाई इसको पहले याद रखिएगा प्लीज, इसको भूलिएगा मत, सारा चीजें याद रखिएगा। सुनो, अगर आपके पास 4 मास होगा तो आप क्या याद रखेंगे ना, m टोटल इंटू x सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4। तो यहां से एक सेंटर ऑफ मास लाने के लिए इसको लेके उधर डिवाइड करेंगे। अरे भाई क्लियर ना। अगर आपको y में लाना होगा, m टोटल इंटू y सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4। अगर आपको y सेंटर ऑफ मास निकालने होंगे तो आप एक सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला m1 x1 m2 x2 m3 x3 m4 x4 m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। y के लिए y रिप्लेस कर देंगे, z के लिए z रिप्लेस कर देंगे, चलेगा ऐसे। क्लियर है भाई। अब हम स्टेप्स फॉलो करेंगे, कुछ स्टेप्स लिखेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या क्या हम कर रहे हैं, ठीक है ना भाई, अच्छे से देखेंगे क्या क्या स्टेप्स आएगा। देखो स्टेप्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, न्यूमेरिकल इसी स्टेप को फॉलो करके करेंगे, ठीक है ना भाई। देखो पहला बात, स्टेप्स टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी गिवन सिस्टम, गिवन सिस्टम। देखो पहला बात, हमें ना स्टेप 1
पहला बात, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने हैं जहां पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन आपको वाइजली चूज करने हैं। आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करने हैं, उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन होगा, जो कोऑर्डिनेट ओरिजिन होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का इंटरसेक्शन, जो 0 पॉइंट होता है हमारा, उसको हमें वाइजली चूज करने पड़ेंगे सो दैट हमें ज्यादा तकलीफ ना हो, हमारा टेंशन ज्यादा बढ़े ना। बात समझो कैसे चूज करेंगे। देखो, पहला स्टेप हम ये लिए कि चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, चूज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम वाइजली एंड कन्वीनियंटली। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे चूज करेंगे, बताइए आप। हाँ देखो, सोचो सोचो सोचो, मेरे पास यहां पे एक मास है m1, यहां पे दूसरा मास है m2, तीसरा मास है m3, पॉइंट मास से ये मेरा L डिस्टेंस है, ये भी L है, ये भी L है। मुझे बताइए, ये लेट मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा C पॉइंट है। मुझे बताइए आप खुद, अगर मैं ओरिजिन यहां पे लूंगा, मैं अगर ओरिजिन ये लूंगा, तो तुम खुद बताओ, ओरिजिन अगर क्वेश्चन में दिया है, जो दिया होगा वो लेंगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते हम। अगर नहीं दिया तो हमें वाइजली चूज करने पड़ेंगे, कन्वीनियंटली चूज करने पड़ेंगे। कैसे करें? देखो, हमें ऐसे चूज करना पड़ेगा कि जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो हमारा इजीली निकल रहा होगा। जैसे कि तो मैं ओरिजिन यहां पे लूंगा, तो क्या मुझे ये डिस्टेंस पता है भाई? पता है कि तो ये डिस्टेंस निकालने में कोई बोलेगा मैं इधर लूंगा, कोई इधर लेगा, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होएगा कि नहीं होएगा सर? तो करेंगे कैसे ना, हम क्या करेंगे, इससे ना लेके हम क्या करेंगे, हम ना ये जो तीनों मास है इनमें से किसी को एक ओरिजिन ले लेंगे। जैसे कि मैं अगर इसको ओरिजिन ले लेता हूं, ये मेरा हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये मेरा हो जाएगा वाई एक्सिस, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, देखो इसका देखो m2 का जो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा ये ओरिजिन पे आ जाएगा। ये ओरिजिन हो जाने से ये क्या हो जाएगा, 0 0 0, तो ये मैं लिख सकता हूं x2 y2 z2। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? अब मैं ये डिस्टेंस, ये देखो m3 जो है x एक्सिस में है, तो m3 का मैं x3 y3 z3 को क्या लिख सकता हूं ना, देखो ये ओरिजिन में था 0 0 0, ये x एक्सिस में है, तो x का कितना में है L 0 0। अब देखो इसका कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि ना, तो मुझे बताइएगा ये कौन सा पॉइंट होगा ना, x एक्सिस में, बात समझिएगा, x एक्सिस में आधा, y एक्सिस में ये वाला, हाँ कि ना, y एक्सिस में ये वाला, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा x1 y1 z1, तो ये क्या हो जाएगा L/2। ये परपेंडिकुलर कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या होता है, √3 L/2, √3 L/2 0। अब देखो अगर मैं ओरिजिन यहां लेता, ये सब इजीली ऐसे निकलता कि, तो इसीलिए हम जब भी ओरिजिन अगर दिया नहीं है क्वेश्चन में, वी हैव टू चूज इज कन्वीनियंटली वाइजली, सो दैट हमारा चीजें आसान हो, कॉम्प्लिकेट ना हो, हमें ज्यादा सोचना ना पड़े कि हमारा ऐसे कैसे आ जाएगा, ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वो सभी सोचना ना पड़े। समझ पा रहे हो भाई मेरा बात? तो ये आपको याद रखने हैं भाई, ठीक है ना। दे दूसरा स्टेप क्या है ना, दूसरा स्टेप 2 क्या है हमारा ना, स्टेप 2 क्या है, वी हैव टू मार्क द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है हमारा, वो सबका सेंटर ऑफ मास को मार्क करने हैं। वी हैव टू
we have to mark the center of mass of all individual particles, visual particles in the system, जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो सभी का सेंटर ऑफ मास को मार्क करने पड़ेंगे. वी हैव टू मार्क करेंगे, पहले पॉइंट आउट करेंगे कि जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल है वो सभी का सेंटर ऑफ मास कहां पे है. पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट खुद ही वो एक सेंटर ऑफ मास है. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, क्या होगा, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसी के लिए. घबराइए मत, सारा चीजें मैं आपसे करवाएंगे भाई, कोई टेंशन मत. सारा चीजें आपका कैसे आसान होगा वो मैं देखूंगा. फिर हम आएंगे स्टेप 3 पे. स्टेप 3 क्या होगा ना, जितने भी हम सेंटर ऑफ मास सभी पार्टिकल का मार्क किए हैं वो सभी पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा उनका कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. कहां से, बात समझो. अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए हैं, इसका एक ओरिजिन होगा, तो हम क्या करेंगे, फाइंड द coordinates of the center of mass of all the individual particles in the system. जितने भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स है वो सभी का हम क्या करेंगे, वो सभी का हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. जैसे कि अभी मैंने निकाला, देखिए मैंने निकाला कि नहीं, m2 का x2 y2 z2 निकाला, m3 का x3 y3 z3 निकाला, m1 का x1 y1 z1 निकाला. ऐसे निकालने हैं आपको. निकालने के बाद आपको फाइनल स्टेप पे जाने. एंड हमेशा याद रखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, ये जो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पार्टिकल्स इन द सिस्टम फ्रॉम द कॉमन ओरिजिन. कहां से निकालेंगे, फ्रॉम द कांस्टेंट ओरिजिन. आप ओरिजिन बार बार चेंज करने से नहीं होगा, उसी ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो ओरिजिन आप लिए हो वहां से ही हमेशा, फ्रॉम द कांस्टेंट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम. अरे भाई समझ रहे हो मेरा बात, कांस्टेंट ओरिजिन, उसी ओरिजिन से आपको निकालने पड़ेंगे. फिर हम फाइनल स्टेप में जाएंगे. क्या ना, फाइनली यूज द फॉर्मूला कौन सा ना, टोटल मोमेंट ऑफ mass of the system equals to sum of all the individual moment of masses of the सिस्टम. ये फॉर्मूला हमें लगाने हैं, जहां से हमें मिलेगा फॉर्मूला आर सेंटर ऑफ मास m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और x सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा हमें, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. y सेंटर ऑफ मास क्या मिल जाएगा हमें, प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. वैसे z सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा m1 z1 m2 z2
जितने मासेस होंगे सबका लेना, m1 प्लस m2, ये फॉर्मूलेस लगाने हैं हमें। फिर हमें बताने हैं सेंटर ऑफ मास कहां पे, कोऑर्डिनेट्स बताने के लिए, कोऑर्डिनेट्स पूछा होगा तो ऐसे बोलेंगे, हाँ कोऑर्डिनेट्स पूछा होगा तो ऐसे बोलेंगे, सेंटर ऑफ मास कहां पे है सिस्टम का, ये कोऑर्डिनेट्स है उसका। याद रहा कि नहीं बताइए, फॉर्मूला फॉर्मूला याद रहा कि नहीं बताइए, स्टेप्स याद रहा कि नहीं। पहला स्टेप, इसको अच्छे से भाई लेंगे स्क्रीनशॉट, स्टेप्स को याद रखेंगे। हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेने हैं, वाइजली चूज करने हैं, जो हमें कन्वीनियंट हो, जिससे हमें ज्यादा तकलीफ ना हो। उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में जाने हैं, सभी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास को मार्क कर देने हैं। फिर हमें ओरिजिन से सबका कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ओरिजिन से निकालने हैं। फिर फाइनली हमें फॉर्मूला लगाने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लिए, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टेप 4 को ले लिए, हाँ ले लिए भाई, चलिए अच्छा है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। हम एक क्वेश्चन करते हैं इसका, आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स रहेगा कि सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे कैसे, ये सारा चीजें आपको याद रखने, स्टेप्स याद रखने बहुत जरूरी है, स्टेप्स भूल जाएंगे नहीं होगा भाई, ठीक है। चलिए मैं आपको बता भी दिया कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कैसे आया, वो भी बता दिया, मोमेंट ऑफ मास से कैसे आया वो भी बता दिया। सुनो अभी मेरा बात, बोला मेरे को बोला, अभी बात समझिएगा, मेरे को क्या बोला, बोला सेंटर ऑफ मास निकालिए ऑफ द गिवन सिस्टम। मैं इसका भी निकाल सकता हूं भाई, इसका भी सेंटर ऑफ मास निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे, देखो इसका तो ऑलरेडी हमने किया हुआ है, तो कैसे निकलेगा बताइए। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 मास है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 ही है, x1 l/2, सो m1 l/2, m2 का x2 0 प्लस m3 का x3 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। तो x सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, m1 l/2 m1 l प्लस 2 m3 l/2 m1 प्लस m2 प्लस m3। मैंने एलसीएम ले लिया, ये 2 को यहां पे, हाँ तो नीचे आ गया, ये हो गया मेरा x सेंटर ऑफ मास, ये मेरा हो गया क्या, x सेंटर ऑफ मास। वैसे y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, y सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, ठीक है, y सेंटर ऑफ मास निकाल लिए, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बताइए ना, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। 3 मास है इसलिए मैं सारा कर लूंगा भाई, ठीक है, जितने मासेस होंगे सब कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, m1 y1 √3l/2, तो m1 √3l/2 प्लस m2 का कहां पे है 0, हाँ कि ना 0, प्लस m3 का 0, तो m3 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 m2 m3। नीचे टोटल मास रहेगा, जरूरी है नीचे टोटल मास रहेगा भाई, समझ रहे हो मेरा बात। तो अभी बताइए क्या आ जाएगा, तो y सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बताइए, ये √3 m1l, ये 0 0 डिवाइडेड बाय ये 2 नीचे आएगा, 2 m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया y सेंटर ऑफ मास। z सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, जब वैल्यू देगा भाई, वैल्यू डालने से ना आपको लेंथ ही मिलेगा। ये सेंटर ऑफ मास एक पोजीशन है, मास नहीं है,
ये जो मास का यूनिट केजी, ये केजी कट जाएगा, टेंशन मत लेना, केजी नहीं आएगा यूनिट, ठीक है ना, मीटर में आएगा, ठीक है। तो जेड सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1 z1 0, z2 0, z3 भी 0, तो m1 0, m2 0, m3 भी 0 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, तो जेड सेंटर ऑफ मास कितना, 0 हो गया हमारा। सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास, जेड सेंटर, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स लाने हैं, ला के रख देने, इतने करने हैं भाई हमें, ठीक है भाई। देखो ये क्वेश्चन को मैंने क्या किया, पहले हमने कोऑर्डिनेट्स लिया, ओरिजिन लिया, ओरिजिन लेने के बाद सभी का सेंटर ऑफ मास मार्क करा, कोऑर्डिनेट्स निकाला सबका, फिर फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है भाई, देख लो एक बार, देख लो एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक है ना सभी का। देखिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखो ऐसे दिया होगा, बोला कि एक m1 है, ये m1 है m, ये m2 है 3m का, दोनों में डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस है d का, दोनों में डिस्टेंस है d का। बोला सेंटर ऑफ मास कहां पे बताइए, बोला m1 m2 आर द टू मासेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब मुझे बताइए ओरिजिन कहां लेने से अच्छा होगा, कहां लेने से ओरिजिन अच्छा होगा, तुम खुद बताओ। यहां पे लेने से अच्छा होगा कि नहीं होगा, तो मैंने यहां पे ओरिजिन लिया, तो ये मेरा हो जाएगा क्या, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस। पहले हमें क्या बोला, एक ओरिजिन कन्वीनियंटली चूज करने हैं, मैंने ओरिजिन चूज करा, फिर क्या बोला, ये पॉइंट मासेस है, पॉइंट मासेस का सेंटर ऑफ मास वो खुद ही होता है, समझ रहे हो मेरा बात। तो इसका सेंटर ऑफ मास m1 का ये सेंटर ऑफ मास है, m2 का ये है। अब मुझे बताइए ये ओरिजिन है, तो इसका x1 y1 z1 कितना होगा ना, इसका x1 y1 z1 कितना होगा, 0 0 0। इसका x2 y2 z2 कितना होगा, x2 y2 z2 कितना होगा, यहां से x एक्सिस में कितना दूर है, d है, d है, x एक्सिस में y का वैल्यू कितना, 0, z का वैल्यू कितना, 0, तो ये 0 0। अब हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, हो गया ना भाई, और कोई मासेस नहीं है, दो ही मास था, तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फाइनली, सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो m1 कितना, m है, x1 0, m2 कितना 3m इंटू x2 d डिवाइडेड बाय m प्लस 3m, तो कितना आ जाएगा, x सेंटर ऑफ मास कितना आ गया ना, 3md डिवाइडेड बाय 4m, m कटा, सो 3d बाई 4। कहां से आएगा ये, ओरिजिन से आएगा, ओरिजिन से x सेंटर 3d बाई 4, 3d बाई 4 आएगा, ठीक है। फिर आएगा y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0, z सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, 0। आप फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला डाल के करिएगा, क्योंकि y z 0 है ना, इसीलिए 0 आएगा, मैं लिख दिया, आप करिएगा इसका आंसर। तो इस ऐसे सॉल्व होता है भाई, समझ लो मेरा बात। तो अभी बताइए इसका कहां पे होगा, 3d बाई 4, 3d बाई 4 कहां पे होगा, तो ये होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। कितना ना, 3d बाई 4 0 0 ऐसे लिखते हैं। अरे भाई क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं, करेंगे कैसे पता चल रहा है बताइए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, वो सबको आपको घर पे करके रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कैसे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो बताएंगे। क्लियर है भाई मेरा बात। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होएगा नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल्स देता हूं, घर पे करिएगा। हाँ लिखो, सेंटर ऑफ मास निकालने हैं ये सिस्टम का, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
पूरा ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप निकालेंगे, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट ए है, बी है, सी है। यहां पे मास है m1 इक्वल्स टू m, m3 इक्वल्स टू 4m, m2 इक्वल्स टू 6m। ये a है, ये भी a है, ये भी a है, ठीक है। दूसरा बिट, ये ABCD x स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। यहां पे एक मास है m1, m2। आपको खुद करने हैं, किसी का सहारा नहीं लेना है, खुद करने हैं। जितना भी हो पाए, जितना बेसिक चीजें करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है भाई। बेसिक क्लियर होगा ना, कभी भी हमारा दिमाग से कोई चीज नहीं जाएगा, सारा चीजें दिमाग में रहेगा, पकड़ होके रहेगा, सो दैट हमें नेक्स्ट चीजें हम अच्छे से समझ पाए। m1 दिया है 2 kg, 4 kg, 4 kg, 8 kg। ये मेरा A है, A का वैल्यू दिया है 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया, और एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है, m1 है 4 kg, m2 है 10 kg, ठीक है। A है, B है, दोनों में सेपरेशन है 10 मीटर, 10 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन का आपको होमवर्क करके लाना है, कमेंट करने हैं क्या आंसर आया, ठीक है भाई। मैं भी डिस्क्रिप्शन पे 2 दिन के बाद आंसर कमेंट पे दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट लेक्चर पे। अच्छे से पढ़िए, तब तक सारा चीजें पहला लेक्चर का आज का अच्छे से रिवाइज करिए, जितना भी हो सकते आप बार बार सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, सेम क्वेश्चन को रिवाइज करिए भाई। नया नया चीजें हमेशा करना जरूरी नहीं है, एवरी टाइम आप वही क्वेश्चंस को करिए जो बना चुके हैं। तो आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ, जो क्वेश्चंस बनाया जाएगा, कुछ जेई का क्वेश्चंस होगा, कुछ नीट का क्वेश्चन होगा, कुछ और लाइक टेक्स्ट बुक्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वही सब अच्छे से बनाएंगे, सो दैट हमें समझ आएगा सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली क्या है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अच्छे से अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर बीइंग विथ हियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।